हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड जितने भी जीएस पॉइंटर में दिए गए हैं, आज हम उनको देख रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा, ये हमारा हो गया था। इससे आगे हम प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसको जाके देख लें, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इनको देखे ही नहीं, आपको लग रहा है ना कि क्या कहते हैं ये क्वेश्चन मुझे पता है या ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, एक दो बार पहले इस वीडियो को देखें आप इसको अच्छे से, और फिर भी लग रहा है ना कि आप कोई पॉइंट स्किप हो रहा है या मैं ये पॉइंट भूल रही हूँ, तो इसको कॉपी में नोट डाउन करें। क्योंकि ऐसे तो हम 10 वीडियोस देखते रहते हैं दिन में, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन दिमाग में हमारे कितना बैठ रहा है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो नोट डाउन करें, कॉपी पेन लेके ही बैठें हमेशा। वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके बैठें, ये नहीं कि बस देखते गए और बस हो गया, ऐसे नहीं करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो वो की गई है प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो वो दिया है प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों से शुरू होती है? तो वो शुरू होती है हम भारत के लोग। प्रस्तावना को बहुत अच्छे से याद कर लें, वर्ड टू वर्ड, कौन किसके बाद आ रहा है, कौन कैसे, बिल्कुल जैसे गाना याद करते हैं ना, वैसे आप प्रस्तावना को याद कर लें, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ये वर्ड कब आता है, ये वर्ड कब आता है, इनको लाइन से लगाओ। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, न्याय कितने प्रकार का है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको बहुत अच्छे से देखें। आप प्रस्तावना याद कर लें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर प्रस्तावना से आ रहे हैं ना तो वो बन जाएंगे आराम से, अगर आपको प्रस्तावना याद है तो। फिर भारत की किस प्रकार का राष्ट्र है? वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? सभी धर्मों को समान मानना। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी धर्मों को समान मानता है और किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यही मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष का। फिर गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो, यानी कि जैसे ब्रिटेन में है वंशानुगत है ना, वहाँ पे हम तो अपने यहाँ पे चुनते हैं, चाहे वो पीएम हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, चूज़ किया जाता है राष्ट्रपति को, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे गणतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य, इसको बहुत बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, इसको अच्छे से देखें। फिर भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये इतनी बार पूछा गया ना, क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? वो है लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव होता है। मैंने कहा ना कि ये बहुत बार पूछा गया है गणराज्य के बारे में। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोगों शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है, वो किस किस में मतलब झलकती है? तो वो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो वो बना था 1950 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 25वें संशोधन, 42वें, 44वें या 52वें? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर ये संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से जाना गया है? तो वो जाना गया है भारत और इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? वो बताना है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अगर उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोनों दे रखा है ना तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगर उद्देशिका नहीं दे रखा ना तो संवैधानिक उपचार लगा सकते हो आप आत्मा में, क्योंकि अम्बेडकर जी ने इसको बोला था ना संवैधानिक उपचारों को आत्मा। फिर आगे कुछ फैक्ट देखते हैं। अब तक सब भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो वो एक बार किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वो 42वें संशोधन द्वारा, 1976 द्वारा। फिर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में,
मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में या संविधान के पाठ में, कहीं पर भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी में दी गई है इसमें। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(डी) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांत का अधिकार या फिर सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांत का अधिकार। ये सभी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ये लिखे भी हुए हैं, ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है वगैरह वगैरह, तो दे रखा है ये सब। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का रक्षक समझा जाता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या होता है इसका मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार? इसका मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो रहा है ना, तो वो सीधा अपने अधिकारों की याचिका लेके ना सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को एक मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो वो है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन के द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो वो की गई है संविधान की प्रस्तावना में। फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? तो अभी हमने ऊपर देखा, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 19। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 1 में। ये हो जाएगा अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी सही, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो कौन कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो वो हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने या बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को तो सम्मिलित करता है, जैन को, सिखों को करता है, लेकिन पारसियों को नहीं करता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था? तो वो किया गया था 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो वो हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है 44वां हो जाएगा।
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 14-15-16 या फिर अनुच्छेद 14-16। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही, 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने पे। बधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1976 को। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्ट द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो वो किस में निहित है? जनता में निहित है। तो ये हमारा प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चंस थे या जितने भी वन लाइनर फैक्ट थे वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको बहुत अच्छे से याद करें, जो भी फैक्ट हैं, जो भी आपको लग रहा है आप भूल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से याद करें, अपनी स्टडी को लेकर फोकस रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।